लीनियर मोमेंटम पता है आप लोगों को क्या होता है? क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना भाई। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशनल मोशन क्या होता है? आई ओमेगा, मास की जगह आई आ गया, वी की जगह ओमेगा आ गया, यस और नो। अच्छा, इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता था? एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर पी साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर पी, आर पी परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह, सही है ना। ये होता था। अब आपके पास मोशन कैसा है? आपके पास मोशन है कंबाइंड टी प्लस आर, मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है अब आपके पास, ठीक है। और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है तो आपको एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट या एक्सिस, यस और नो, बोलो भाई। उसके अबाउट निकालना होता है। और जब हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते थे क्या करते थे? पहले आर और फिर पी लिखते थे, यस और नो। अब की बार भी कुछ इसी टाइप का करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? एल वेक्टर, ध्यान रखना सिर्फ रोटेशन के लिए नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के लिए ये फॉर्मूला है। वैसे फॉर्मूला रोटेशनल के लिए क्या होता है? आई ओमेगा आर क्रॉस पी, लेकिन टी प्लस आर के लिए क्या रहेगा? आईसीएम ओमेगा, हो गया आईसीएम ओमेगा प्लस एम इंटू आरसीएम क्रॉस वीसीएम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आईसीएम ओमेगा प्लस वेक्टर ऑब्वियसली प्लस आरसीएम वेक्टर क्रॉस एमवी वेक्टर। इसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो? आरसीएम क्रॉस पी वेक्टर भी बोल सकते हो, पीसीएम। इसको देख के मुझे याद आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। याद आई आपको कुछ? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी? I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, सही है ना। क्या था भाई? I अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब मैं कहता हूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी अदर एक्सिस इज इक्वल टू, बोलो क्या? आईसीएम ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी। समझ में आया? जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है बॉडी, तब जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने? आर क्रॉस पी, लीनियर फैक्टर वाला मोमेंटम ऐड कर दिया मैंने। समझ में आई बात कुछ? क्या बोला? आईसीएम ओमेगा, ये सेंटर ऑफ मास वाला, और ये आर क्रॉस पी, ये एमडी स्क्वायर की जगह क्या आ गया? आर क्रॉस पी आ गया। सही है भाई। ध्यान रखना ये आर क्या है? इट इज द वेक्टर फ्रॉम जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है इसे लेके आरसीएम, मतलब सेंटर ऑफ मास तक, ठीक है भाई। यहां पे लिखा भी हुआ है आरसीएम इज आर वेक्टर ऑफ सीओएम, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट अबाउट विच एल इज टू बी कैलकुलेटेड। जिसके अबाउट एल निकालना है उससे सेंटर ऑफ मास का वेक्टर है ये। सही है भाई। तो क्या करोगे? जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से सेंटर ऑफ मास तक लेके जाओगे एरो, और क्रॉस कर दोगे वीसीएम के साथ। किसके साथ क्रॉस कर दोगे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ। कोई भी दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है। अब फॉर्मूला याद आ गया तो चलो उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। फाइंड एल ए एल बी एल सी एल डी। देखो यहां पे क्या हो रहा है? ए पॉइंट यहां, बी पॉइंट यहां, सी यहां और डी यहां है, ठीक है। आपको ए के अबाउट निकालना है। मैं कहता हूं देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है? बोलो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो क्या करते हैं? आईसीएम ओमेगा प्लस एम इंटू आर क्रॉस वीसीएम, यस और नो। और देखो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, वेक्टर लिखा हुआ है हर जगह, मतलब वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। ओके, मुझे बताइए आईसीएम ओमेगा, आईसीएम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और ओमेगा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा की डायरेक्शन कैसे होती है? घूमने की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ, थंब की डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, यस और नो। अब ये बॉडी देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, तो बोलो ओमेगा ऐसे, थंब अंदर की तरफ, ओमेगा ऐसे, थंब अंदर की तरफ। हो गया भाई? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब मुझे बताओ ओमेगा हो गया है अंदर, आईसीएम कितना है इस केस के लिए? इस पॉइंट के अबाउट आईसीएम, सेंटर ऑफ मास यहां है ना, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ भाई। ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। हो गया? कोई दिक्कत? ओके, अब इससे इस तक आर बनाएंगे भाई। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से
सेंटर ऑफ मास तक आर बना दिया, दिस इज आर वेक्टर। अब बताओ आर वीसीएम कहां है, आगे की तरफ, क्रॉस वीसीएम बाहर आया, बोलो ओमेगा आया था अंदर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन थी क्रॉस, प्लस एम इंटू आर किधर है, आर आर कितना है, L/2 VCM, डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो एक के अंदर और एक की बाहर है, नेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बी के अबाउट बताओ, मुझे बताओ, ये हो गया LA आपका, है ना। अब मुझे LB कौन बता सकता है, LB बोलो, ICM ओमेगा प्लस आर एम इंटू एम भी तो मल्टीप्लाई होगा, हाँ एम हो गया ना, एम ही तो है, कैपिटल एम लिख दो, ठीक है, प्लस एम इंटू आर क्रॉस वीसीएम। बोलो बी पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, 0, तो यहां पे आ जाएगा 0 इंटू वीसीएम, तो ये तो पूरी क्वांटिटी 0 होगी, क्या बच गया, सिर्फ ICM ओमेगा, ml²/12 इंटू ओमेगा। सही है, अब LC बताइए मेरे, LC ICM ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, ml²/12 ओमेगा प्लस m इंटू आर क्रॉस VCM। सही है, बोलो C पॉइंट कहां है, यहां से R वेक्टर बनाना है, यहां से सेंटर ऑफ मास तक एक बना दिया, दिस इज माई R वेक्टर, दिस इज इक्वल टू L/2, यस और नो। अब बताओ R क्रॉस VCM अंदर आया ना, ओमेगा वाला अंदर था, बोलो ICM ओमेगा अंदर था, और ये भी कहां है, अंदर, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, ऐड, बोलो ml²/12 ओमेगा प्लस m, डन। अब डी का और बताना है, ध्यान से देखिए, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी। एल डी वेक्टर क्या आएगा, बोलो ICM ओमेगा, बोलो डायरेक्शन अंदर की तरफ, प्लस m इंटू आर क्रॉस VCM, यस और नो, फॉर्मूला यही है। अब मुझे बताओ VCM किधर है, इधर, तो VCM ये हो गया ना, दिस इज द डायरेक्शन। वैसे मुझे यहां से D पॉइंट से यहां तक क्या करना था, R वेक्टर बनाना था, और R वेक्टर क्रॉस VCM करना था, डायरेक्शन तो मुझे दिख गई, अंदर आ रही है, डायरेक्शन की तो मेरे को चिंता खत्म हो गई। मैं कहता हूं R क्रॉस VCM, R VCM साइन थीटा, R परपेंडिकुलर V, या फिर R V परपेंडिकुलर, दोनों लगा सकता हूं। तो बताइए क्या ले लूं, इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं, या VCM का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लो, कौन सा आसान है, बोलो। ये डिस्टेंस निकालना आसान है मेरे लिए, कितना है ये, L/2, तो बोलो m इंटू L/2 इंटू VCM। कोई दिक्कत है भाई, हो गया ना, सिंपल, कर लोगे। तो LA LB LC और LD ये सब आप निकाल लेंगे, ठीक है भाई, आ गया आंसर, ठीक है। Find kinetic energy, linear momentum and LA of the following। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, लीनियर मोमेंटम निकालना है। लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू VCM, और LA मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट A निकालना है। देखो भाई क्या है, ये डिस्क है, मास m, ये R, VCM है, ओमेगा है। सही है भाई, पहले क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होगी, ये आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो दो चीजें होंगी, बोलो भाई क्या क्या, लीनियर और रोटेशनल। सही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू हाफ mVCM², लीनियर एनर्जी हो गई है, प्लस हाफ I ओमेगा², हो गया भाई, कोई दिक्कत, इसके अलावा तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है।
बोलो हाफ एम वीसीएम स्क्वायर प्लस 1/2 आई कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 और स्क्वायर, खत्म हो गया। अगर ये कह दिया जाए कि भाई ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो वीसीएम की जगह आर ओमेगा भी रख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सॉल्व फिर इसके आगे तो ठीक है। फिर बात करता है लीनियर मोमेंटम, बड़ा ही सिंपल है, क्या भाई m इंटू वीसीएम, अगर प्योर रोलिंग हो तो m इंटू आर ओमेगा, हो गया ना, बड़ा ही सिंपल है। फिर बात कर रहा है ये एल ए लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए कि ये जो ए है क्या ये सेंटर ऑफ मास पे है, अलग है ना, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल क्या होता था फॉर्मूला, आईसीएम ओमेगा सही है भाई, बोलो आईसीएम ओमेगा, आईसीएम बोलो, हो गया, प्लस मास एम, आर वेक्टर यहां से सेंटर ऑफ मास पे बना दिया, कितना डिस्टेंस आ गया ये आर वीसीएम, सही है, बोलो एंगल कितना है इनके बीच में 90 डिग्री एंगल, कोई दिक्कत, बड़ा सिंपल है, ओके। तो इसका हो गया भाई, ठीक है, एल ए आईसीएम ओमेगा एम आरसीएम वीसीएम, आरसीएम आर है वीसीएम वी है, हो गया आंसर, कोई दिक्कत। वीसीएम की जगह चाहे तो अगर प्योर रोलिंग है तो आर ओमेगा लिख देंगे, नहीं होगा तो एज इट इज छोड़ देंगे, सही है भाई, कोई भी दिक्कत है इसमें, कुछ मुश्किल है इसमें, ओके। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दे रखा है आपकी बार, आपको रॉड दे रखी है, अरे ठीक है भाई। तो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वीसीएम, हो गया, फॉर्मूला सिंपल है बिल्कुल, ओके। फिर ये देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आई कितना है एम एल स्क्वायर बाई 12 और ओमेगा, बस आ गया आंसर, एम एल स्क्वायर बाई 12 और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, अरे हाँ ठीक है। एल ए निकालना है, बोलो आईसीएम ओमेगा प्लस एम इंटू आरसीएम वीसीएम, बोलो यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है एल बाई 2, तो यहाँ पे बोलो एम एज इट इज, आरसीएम की जगह एल बाई 2 और वीसीएम की जगह एल ओमेगा भी लिख सकते हैं या सिंपली वीसीएम भी छोड़ सकते हैं, हो जाएगा, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, है मुश्किल, सेम क्वेश्चन है, मैं आप पे छोड़ सकता हूं ये क्वेश्चन, मेरा विश्वास है। ठीक है भाई, ए पॉइंट यहां दे रखा है आपको, बोलो आरसीएम क्रॉस वीसीएम जीरो नहीं हो गया सीधा यहाँ पे, भाई आर वेक्टर क्या है, इस पॉइंट से यहां तक आर बनाया, इधर ही वीसीएम है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो बोलो आरसीएम क्रॉस वीसीएम इज 0, तो सिंपली कितना रहेगा एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा रह जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बताओ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सही है, और लीनियर मोमेंटम एम वी एम इंटू वीसीएम, हो जाएगा भाई, सेम टू सेम सॉलिड स्फीयर है, बस अब की बार ए पॉइंट आपको यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे दे दिया, 45 डिग्री के एंगल पे दे दिया, अब बताओ कैसे करेंगे, बोलो वीसीएम इधर है तो बोलो ये हो गया आर, यस और नो, आर वीसीएम इधर आया ना, बोलो आर इंटू वीसीएम साइन थीटा, एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, तो आर क्रॉस वीसीएम करेंगे तो आर वी साइन थीटा हो जाएगा, आर वी साइन 45 डिग्री, आर वी बाय √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, सारी चीजें लिख सकते हैं आप इसके लिए, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, मास इनटू वीसीएम लीनियर मोमेंटम, आईसीएम ओमेगा प्लस आर सॉरी एम आर क्रॉस वी क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, कर लेंगे, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे साइन 45 डिग्री आया हुआ है यहाँ पे नीचे, ठीक है भाई, 1/√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग इन एसआई यूनिट्स, अब एसआई यूनिट में आपको निकालना है, बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करना आपका काम है, सही है। देखो भाई डिस्क है, मास दे दिया 25 किलो, रेडियस दे दी 2 मीटर, वीसीएम दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा दे दिया 2 रेडियन पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी और एल ए निकालना है, ए पॉइंट यहां है, सब कुछ पता है आपको,
बस वैल्यू पुट कर देना। सारी की सारी एसआई यूनिट में ही गिवन है आपको। अगर मान लो आपको डेटा एसआई यूनिट में ना गिवन हो तो पहले डेटा को ही क्या कर लो, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो और फिर वो वैल्यूज डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, जैसे यहां पे आता है 300 जूल, काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो 300 जूल लिखेंगे आप। ठीक है भाई। और एंगुलर मोमेंटम की क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड, बताया भी था शायद कल परसों मैंने, है ना, एम आर स्क्वायर ओमेगा, है ना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ओमेगा दे दिया आपको, मास ऑफ रोड दे दिया, वीसीएम दे दिया, लेंथ दे दिया, सब कुछ पता है, बस वैल्यू पुट करनी है, कर देंगे भाई। एसआई यूनिट, थीटा की रेडियन, ओमेगा की रेडियन पर सेकंड, अल्फा की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टॉर्क न्यूटन मीटर, मास की किलोग्राम, मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकंड, वर्क की जूल और एनर्जी की भी जूल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी, इसकी भी क्या रहेगी, जूल। ये पुराने वाली है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की मीटर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की न्यूटन, इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल वाले की केजी मीटर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है ना, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये एल की क्या हो जाएगी, आई ओमेगा, आई एज इट इज केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, है ना भाई। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अभी हमारा अगला टॉपिक है, ये थोड़ा सा टफ रहेगा, इसलिए मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। बस थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। आइडिया क्या है, देखो, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं आप, अभी रेस्ट पे है साइकिल, आपने क्या किया, पेडल मारा, जस्ट पेडल मारा और साइकिल चलने लग गई। तो जब आपने पेडल मारा और साइकिल एक्सेलरेट कर रही है, तो आपकी गाड़ी के दो पहिए हैं, सही है, एक साइकिल बनाते हैं, रफ स्केच ऑफ साइकिल। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, रफ स्केच हो गया ये। ओके, मैं ड्राइंग में अच्छा हूं नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। अब देखो, जब आप पेडल मारना शुरू किया, आपने पेडल पे इधर फोर्स लगाया, अब मुझे बताओ कि साइकिल आगे जा रही है, जा रही है ना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी, पीछे होगी। अच्छा, इस पहिए पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे या पीछे, बैकवर्ड्स, और इस पहिए पे फॉरवर्ड्स, है ना। फॉरवर्ड कैसे हमने रिजल्ट निकाला भाई, आगे क्यों लग रहा है, सोच के देखिए। अगर ये सरफेस जो है बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बिल्कुल चिकना हो, ठीक है, तो आप पेडल मारेंगे, पहिया उधर ही घूमता रहेगा, साइकिल आगे थोड़ी जाएगी। आप आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। फ्रिक्शन नहीं होता तो आप आगे नहीं जाते, फ्रिक्शन है तो आप आगे जा रहे हैं, मतलब आगे भेजने वाला कौन है, फ्रिक्शन है। ठीक है, और फ्रिक्शन है तो आप आगे जा रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि फ्रिक्शन मस्ट एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मस्ट है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दोनों पहिए पे फ्रिक्शन लग गया पीछे, तो आगे कौन भेजेगा भाई आपको, एक्सेलरेट करवाते टाइम इस पहिए पे फ्रिक्शन लगता है पीछे, और इस पहिए पे कहां लगता है, आगे। ऐसे समझ लो कि मान लो जैसे आप पैदल चल रहे हो और आप भागने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होता है, आप जमीन को पीछे धकाते हो और जमीन आपको आगे धकाती है ना, और बीच में जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट है वो कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो आगे भेजने वाली है। यस और नो, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट कौन सी होती है, नॉर्मल रिएक्शन, और पैरेलल कौन सी होती है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपको आगे भेजने वाला फ्रिक्शन है। अब ये सोचिए कि ये जो पहिया है ये ऐसे घूम रहा है, ये जमीन है जो यहां पे उसको पीछे धकाने की कोशिश कर रहा है ना, जैसे आपका जूता पीछे धकाने की कोशिश करता है, वैसे ही ये पहिया भी पीछे धकाने की कोशिश कर रहा है जमीन को, और जमीन काउंटर में क्या करेगी, इसको आगे धकाने की कोशिश करेगी। सही है भाई, क्लियर है बात। अच्छा, अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन,
स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यस और नो। तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो आपका एक्सेलरेशन ज्यादा अच्छा होगा। अगर पहिया फिसलने लग गया तो आपका एक्सेलरेशन उतना अच्छा नहीं होगा। इमेजिन करिए एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, ठीक है, ये गाड़ी है आपके पास, थोड़ी सी कार्टूनिश हो गई, कोई बात नहीं, मैं डिजाइनर नहीं हूं ना। ठीक है, जमीन है, आप यहां बैठे हो, ठीक है, किसको बैठाऊं कि क्या क्या नाम इस ड्राइवर का, बोलो, है निशांत, ठीक है, निशांत की गाड़ी है, ठीक है, हैप्पी, बड़ी कार्टून वाली गाड़ी लेके घूम रहा है तू तो, है, वो एकदम बॉक्सी डिजाइन है बिल्कुल, एम्बेसडर वगैरह है ये, पुरानी वाली लगता है नहीं, नैनो ऐसी कार, नैनो तो ऐसी सी है। ऐसी है नैनो तो, ऐसा ऐसी है, पीछे बिल्कुल गोल, गोल मटोल गाड़ी है बिल्कुल, ये है नैनो तो। हटाओ, कहाँ चले गए, वापस आओ, वापस आओ। अब मुझे एक बात बताओ, अब निशांत क्या कर रहा है, नया नया थोड़ा शौकीन हुआ है गाड़ियों का फॉर एग्जांपल, और ये क्या कर रहा है, ये गाड़ियों की रेस कर रहा है, ठीक है, अपने किसी दोस्त के साथ रेस लगा रहा है, ठीक है, इसका दोस्त का नाम है दक्ष, ठीक है, यहां पे है दक्ष, ठीक है, स्कॉर्पियो बना देते हैं इसकी, कोई बात नहीं, ले, ठीक है, जी वैगन सी बन गई है तो कुछ, वो ज्यादा बॉक्सी है ना, कोई नहीं, ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ नहीं, क्रूजर ज्यादा लंबी है ना, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ दक्ष को बिठा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छा, यहां बैठा हुआ है दक्ष, ठीक है, लंबी लंबी टांगे हो गई दोनों की, ये ठीक, ठीक है, ये दक्ष हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों की जो गाड़ियां हैं, दोनों का वजन फॉर एग्जांपल सेम है, ठीक है, दोनों का इंजन भी सेम है, ठीक है, पावर वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन एक जो पर्सन है, इसकी गाड़ी है रियर व्हील ड्राइव, और जो निशांत है इसकी गाड़ी है ऑल व्हील ड्राइव। ड्रैग रेस में कौन जीतेगा, है, सोच के देखो। ऑल व्हील ड्राइव का मतलब समझते हो आप लोग, इंजन जब मूव करेगा तो चारों पहियों को वो घुमाने की कोशिश करेगा, और रियर व्हील ड्राइव में क्या होगा, सिर्फ पिछले पहियों को घुमाने की कोशिश करेगा इंजन। तो जब एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे, जब रेस शुरू होगी, तो बोलो इसके ये वाले पहिए जो हैं, ये क्या करेंगे, घूमने की कोशिश करेंगे, जमीन को पीछे धकाएंगे और जमीन इनको आगे धकाएगी। ये जो आगे वाले पहिए हैं, बोलो इसको भी ये पीछे धकाएंगे जमीन को, और जमीन इनको कहां भेजेगी, आगे भेजेगी। तो बोलो, और यहां पे क्या आ रहा है, ये जमीन को पीछे धका रहे हैं, फोर्स लग रहा है आगे, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये पहिए क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो इन पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। बोलो नेट फोर्स आगे की तरफ किसकी ज्यादा है, निशांत वाली गाड़ी की ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए कौन जीतेगा, निशांत जीत जाएगा, सही है ना, क्योंकि नेट फोर्स जो आगे की तरफ अवेलेबल है वो निशांत को ज्यादा है, दक्ष को कम है, ठीक है। स्कॉर्पियो वैसे रियर व्हील ड्राइव ही होती है, ठीक है, समझ में आया। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि जितना ज्यादा पहिए मूव करेंगे एक साथ, उन सबको आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन मिलेगा, और नेट फोर्स आगे की तरफ ज्यादा हो जाएगी, और रेस जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है भाई। हाई स्पीड पे क्या होगा, फिजिक्स के हिसाब से हाई स्पीड पे इस गाड़ी के इंजन को चारों पहिए चलाने पड़ते हैं, तो ट्रांसमिशन लॉस भी ज्यादा होगा, और इस गाड़ी में सिर्फ पिछले पहियों पे जोर लगाना पड़ता है, इसलिए ट्रांसमिशन लॉस कम होगा, गियर बॉक्स के लॉस जो होंगे
तो इसकी टॉप स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थियोरेटिकली और इसकी टॉप स्पीड कम हो। ओके, तो अगर बहुत लंबी रेस है, बहुत ज्यादा लंबी रेस है, तो फिर दक्ष जीत जाएगा, है ना। और अगर छोटी रेस है तो निशांत जीत जाए। समझ में आया? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट से ये वाली चीजें पढ़ लो कि पहिया कहां घूम रहा है और कहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, क्या हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर गाड़ी का पहिया आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो क्या करेगा, जमीन को पीछे धकाएगा और जमीन उसको आगे धकाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमको। ठीक है, जब रुकेगी, जब गाड़ी रुकना चाहेगी तो क्या करेगी, जमीन को तो आगे धकाने की कोशिश करेगी और जमीन उसको पीछे धकाने की कोशिश करेगी, ऐसा हो, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी। लेकिन अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है ना, और आप जो उसमें गलती कर सकते हैं। गलती क्या हो सकती है आपसे, कि आप ये नहीं सोच पाएंगे कि पहिया जो है कहां आगे, कहां किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, स्लिपिंग किस तरफ होने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, सॉरी डेफिनेशन याद करो। फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज दैट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अगर दो सरफेस हैं और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में और वो फिसलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके फिसलने को रोकने की जो कोशिश करता है वो कौन है, फ्रिक्शन। सही है। अब इमेजिन करिए, मैंने क्या किया, एक पहिया है, उसको मैंने पहले हवा में लिया और हवा में उसको घुमाने लग गया, मैं ऐसे ऐसे घुमाने लग गया उसको, ऐसे ऐसे घूम रहा है वो अब। ठीक है, जैसे पहिया है, साइकिल का टायर है, ठीक है, वो बिल्कुल ताड़ियों वाला। ठीक है, मैंने बीच में से उसके सेंटर के वहां से पकड़ा उसको और उसको घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे 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 मार रहा हूँ उसको, ऐसे ऐसे घूम रहा है। उसका बीच वाला जो सेंटर वो मैंने पकड़ा हुआ है, वो घूम रहा है, उसमें बियरिंग होता है ना, तो वो घूम रहा है। ठीक है, वो घूम रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने एकदम से उसको घूमते हुए को जमीन पे गिरा दिया। क्या होगा, वो थोड़ी सी स्लिप करेगा और आगे की तरफ चला जाएगा, यस और नो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, इमेजिन करिए उसी पहिए को, अभी मैंने रोका हुआ है, वो सेंटर से पकड़ा और मैंने भागना शुरू कर दिया, मैं भाग रहा हूं। अब वो पहिया रोटेट नहीं कर रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, उस पहिए को पकड़ के और भाग रहा हूं, ऐसे भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, और भागते भागते मैंने जमीन पे टच कर दिया उसको। तो क्या होगा, वो घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब की बार बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। उल्टा सोच के देखो, पहिए को मैंने ऐसे घुमाया और मैं इस डायरेक्शन में दौड़ने लग गया और फिर मैंने उसको जमीन पे टच करवाया, तो वो घूम के जाना तो चाहता है उधर, मैं उसको जबरदस्ती इधर लेके जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा। हो गया ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, सही है भाई, ओके। तो मैंने आपको बताया था, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है, आगे भी जा रही है और घूम भी रही है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन तो आपको याद ही है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू, ये तो पता ही है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, अच्छा इस पॉइंट की स्पीड बताओ सबसे ऊपर वाले की, वीसीएम से ये पूरी बॉडी आगे जा रही है, तो वीसीएम और आर ओमेगा से ये पॉइंट आगे जा रहा है, तो बोलो ऊपर वाला पॉइंट जो है वीसीएम प्लस आर ओमेगा से जाएगा, वीबी जो है, और वीए क्या होगा, बोलो वीसीएम तो आगे की तरफ है और आर ओमेगा पीछे की तरफ, तो नेट क्या आ जाएगा, वीसीएम माइनस आर ओमेगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, प्योर रोलिंग के केस में बात करते हैं, प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो, ठीक है भाई, प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो इफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग हो रही है, तो बोलो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वीसीएम और आर ओमेगा इक्वल है, तो इक्वल में से इक्वल को घटाया क्या होगा, जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है भाई, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं और एक पहिया मैं देख रहा हूं, तो जो पहिए का पॉइंट जमीन के साथ कांटेक्ट में है उसकी स्पीड कितनी है, जमीन के बराबर है। सही है। आगे चल के अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक फट्टा है यहाँ पे, ठीक है, फट्टा है और ये सरफेस पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, पर एक पहिया इसके ऊपर घुमाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो पहिया है ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग, पीआर, प्योर रोलिंग कर रहा है। तो बोलो इस पॉइंट की स्पीड किसके बराबर होगी, इस पॉइंट की स्पीड के बराबर। सही है ना, बोलो भाई, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना इस केस में। तो बोलो अगर ये जीरो हो गई, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए जीरो, ना ये पॉइंट आगे जा रहा है ना ये पॉइंट पीछे जा रहा है,
यस और नो? अब बताइए, ना ये पॉइंट आगे जा रहा है ना ये पॉइंट पीछे जा रहा है, तो जमीन की स्पीड और इस पॉइंट की स्पीड क्या है? सेम है। पहिया घूमते हुए देखेंगे जब देखिएगा आप, ये कभी भी आप पहिया रोटेट करता हुआ देखेंगे ये जो पॉइंट है, ये जो जमीन के कांटेक्ट में है, ये स्लिप नहीं हो रहा है, इसकी स्पीड जमीन के बराबर ही। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। सही है भाई? ये जो पॉइंट है इसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? 0। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इक्वल टू 0 होती है। ठीक है। नो स्लिपिंग बिटवीन बॉडी एंड ग्राउंड, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। और कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है भाई? अगर स्लिप हो रहा होता, ऐसे फिसल रहा होता, ये जो पॉइंट है ये फिसल के ऐसे जा रहा होता, ये ऐसे जा रहा होता, तो हम बोलते हैं कि देयर इज स्लिपिंग। और स्लिपिंग है तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। कॉमन सेंस? ठीक है, ओके। अच्छा, VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा। VCM जो है आर ओमेगा से क्या है? बड़ा है। अच्छा, VCM किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियर मोशन को या रोटेशनल मोशन को? लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये कह रहा है कि लीनियर मोशन बड़ा है रोटेशनल मोशन से, मतलब पहिए की जो लीनियर स्पीड है वो क्या है? ज्यादा है, और घूमने की स्पीड क्या है? कम है। ये वही वाला केस हो जाएगा जब मैं क्या कर रहा था, पहिए को लेके भागने लग गया था और जमीन पे टच कर दिया था। तो बोलो, जब मैं भाग रहा था तो उसकी लीनियर स्पीड थी और उसकी रोटेशनल स्पीड कम थी, तो जब मैंने टच किया तो क्या होगा? हाँ, फ्रिक्शन लगेगा, देखेंगे वो। बोलो, VCM आगे आर ओमेगा 0 था, तो बोलो VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा, वही वाली कंडीशन हो गई है हमारे लिए। ठीक है। अब देखिए, जब मैंने उसको नीचे टच किया, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या है अभी? नहीं, VCM माइनस आर ओमेगा ही तो है। और ओरिजिनल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, VCM आर ओमेगा बराबर थोड़ी है कि जो 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू VCM माइनस आर ओमेगा, और आर ओमेगा क्या है? छोटा है। VCM बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, क्या आएगा? पॉजिटिव। इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन क्या है इसकी? आगे की तरफ है। सही है ना भाई? आगे ज्यादा स्पीड से जा रहा है, पीछे कम स्पीड से जा रहा है, ये वाला पॉइंट आर ओमेगा से, आर ओमेगा कम है ना। आर ओमेगा क्या था भाई? पीछे जाने वाली वेलोसिटी था ना आर ओमेगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बोलो बड़ा माइनस छोटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। मतलब ये पॉइंट कहां जा रहा है? आगे जा रहा है नेट। और कोई पॉइंट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? कहां लगेगा? पीछे लगेगा। दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा भाई? फ्रिक्शन लगेगा पीछे। बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, जमीन पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे लगेगा। ठीक है ना? एक्शन रिएक्शन पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। सिंपल हुई बात। ठीक है। तो VA इज इक्वल टू VCM माइनस आर ओमेगा। VCM आर ओमेगा से बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब आगे की तरफ डायरेक्शन है, तो VA इज आगे की तरफ। पॉइंट A मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है, जिस भी सरफेस पे चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, हेंस फ्रिक्शन एक्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कॉमन सेंस हो गई ना अभी हमारे लिए? बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, इसको रिवाइज भी किया करो। ठीक है। VCM लेस देन आर ओमेगा, VCM लेस देन आर ओमेगा। ठीक है भाई? देखो, अगर VCM कम है यानी कि लीनियर मोशन जो है वो कम है और रोटेशनल मोशन ज्यादा है। इमेजिन करिए, मैंने यहाँ पे पहिए को पकड़ के घुमाया था पहले बहुत ज्यादा तेज, और फिर जमीन पे टच कर दिया था, क्या हुआ था? स्लिपिंग हुई थी। फ्रिक्शन कहां लगेगा ये देखते हैं। मुझे ये बताइए, ये बॉडी घूम रही है, VCM बहुत कम है, VCM कम है, आर ओमेगा क्या है? बहुत ज्यादा। तेजी, घूमने की तेजी बहुत ज्यादा तेज है और आगे जाने की स्पीड बहुत ही कम है। तो बोलो, ये पॉइंट की स्पीड बताइए। VA क्या था? VCM माइनस आर ओमेगा। VCM छोटा है, आर ओमेगा बड़ा है। आर ओमेगा होता था पीछे की तरफ, VCM होता था आगे की तरफ, तो बोलो नेट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब ए पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है? नेगेटिव। मतलब ए पॉइंट कहां जाना चाहता है? पीछे जाना चाहता है। और कोई पॉइंट अगर पीछे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? उस पर आगे। तो फ्रिक्शन एक्ट्स इन द आगे वाली डायरेक्शन। सही है भाई? पॉइंट ए ये लिखा हुआ VA इज इक्वल टू VCM माइनस आर ओमेगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, नेगेटिव हो गया। पॉइंट ए मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो भाई, ये यहां जाना चाहता है ना ऐसे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? हेंस फ्रिक्शन एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई भी समस्या है? बिल्कुल सिंपल है भाई। ठीक है।
आप लोगों को अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी लिखनी आ गई है भाई? VCM प्लस आर ओमेगा होगा या VCM माइनस आर ओमेगा होगा, है ना? ठीक है। फाइंड VA विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए कहां है? यहां पे। फ्रिक्शन इज वेरी हाई, बहुत हाई फ्रिक्शन है। ठीक है भाई, हाई फ्रिक्शन है तो क्या स्लिपिंग हो सकती है? क्या स्लिपिंग हो ही नहीं पाएगी, बहुत रफ सरफेस है ना, बिल्कुल ऐसे चिपचिपा सरफेस मान लो आप उसको। अगर आप चिपचिपे सरफेस पे भागने की कोशिश कर रहे हो, आपका पैर फिसल सकता है क्या? नहीं, यानी कि स्लिपिंग नहीं होगी। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा हमेशा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर फिसलना का काम हो नहीं रहा है तो बोलिए क्या होगा? प्योर रोलिंग होगी। ठीक है, पॉइंट ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ऑब्वियसली बात है। बोलो भाई, ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है ना, तो इसकी और इस पॉइंट की वेलोसिटी जिसके ये कांटेक्ट में है, इनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, क्योंकि ये प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है ना, एक फट्टे के ऊपर रखी हुई है डिस्क। ठीक है भाई, अच्छा। VA इज इक्वल टू VCM माइनस आर ओमेगा होता है। और बोलो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए किसके बराबर है? प्लैंक के, और प्लैंक की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? V1, तो ये V1 के बराबर हो जाएगा। तो VCM माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू V1। कोई दिक्कत है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इन प्योर रोलिंग इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट। अगर प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग बोले तो फिसलने वाला काम नहीं हो रहा है, फिसल नहीं रहा है कुछ भी, तो क्या होगा? बोलिए, फिसल नहीं रहा है, नहीं फिसल रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या जिस पॉइंट के साथ वो कांटेक्ट में है जमीन के, उसकी और उसकी सेम वेलोसिटी होगी। ठीक है भाई, बोला भी था मैंने, बोलो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, ऐसे ऊपर उस पॉइंट की और उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। कोई भी दिक्कत है इसमें? तो सिंपल है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन में भी पूछे जा सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आगे चल के जेई एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है। ठीक है भाई, हम सिर्फ जनरल पढ़ेंगे। आप इस जनरल मेथड को 3 बार रफ नोटबुक में लिख के लाएंगे, और फिर मैं आपसे आगे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है भाई, अगर आज ही करवा दूं क्वेश्चन, फिर तुमको कहोगे सर मेथड याद नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, सिर्फ जनरल चीज पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं, लेकिन आई वॉन्ट परफेक्शन टुमारो। कल 12th क्लास की छुट्टी है, और सिर्फ आप लोग आएंगे, आपकी लंबी लंबी क्लास होगी, एंड आई विल नॉट स्पेयर यू। अगर तुम्हारा काम नहीं होगा, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा कि लड़की है या लड़का है, सेम पनिशमेंट दूंगा, ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल परफेक्शन तक चाहिए मुझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 100 तक डिसाइड करने वाला क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से। ठीक है ना, बता दिया है पहले ही। नीट में जो ऑल इंडिया रैंक 1 को ऑल इंडिया रैंक 100 से डिफरेंशिएट करेगा ना, वो इस तरह का क्वेश्चन होगा। तुम सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन हर इंस्टीट्यूट में तुमको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, चाहे तुम कहीं चले जाओ। नीट की कोचिंग में ये नहीं बताया जाता है कभी। ठीक है भाई, अच्छा। एक जनरल बॉडी है मेरे पास जिसका मास है m, जिसकी रेडियस है r, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ठीक है, 3 चीजें आपको पता चल गई हैं पहले ही। क्या क्या भाई? m, r और I, मास, रेडियस और इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पे आपको क्या रखा है? FSPS। इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। स्लिपिंग मतलब फिसलने को प्रिवेंट कर दिया, प्रिवेंट कर लिया मतलब बचा लिया। फ्रिक्शन इतना है कि स्लिपिंग को बचा लेगा, मतलब स्लिपिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? क्या होगा? प्योर रोलिंग मोशन होगा। ओके, ठीक है। लेट द फ्रिक्शन एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लेते हैं ये जो फ्रिक्शन है वो कहां लग रहा है? पीछे की तरफ। आपको ऐसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सारी निकालनी होती हैं। और कंडीशन क्या क्या दे रखी है? देखो, ये बॉडी है मेरे पास, ठीक है, इससे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस की दूरी पर एक F फोर्स काम कर रही है। सही है भाई? अब मान लीजिए ये फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ यहां लगती, फोर्स यहां लगती, तो क्या इस फोर्स का कोई टॉर्क होता?
नहीं होता ना। लेकिन जब ये बॉडी आगे जाने की कोशिश करती, तो बोलो बॉडी आगे जा रही है, बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन है, क्या ये ऐसे फिसल के जा सकती है? नहीं, फिसल तो नहीं पाएगी क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट। ओके, तो अगर ये x डिस्टेंस पे है तो इस फोर्स का टॉर्क लगेगा और यहां पे फ्रिक्शन का टॉर्क भी लगेगा। ठीक है, अब हमको पता नहीं है कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो हम कह देते हैं कि लेट से कि थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन बैकवर्ड में लग रहा है। अगर हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लिया है, फ्रिक्शन पीछे नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे लग रहा है। ओके ओके, जब ये आगे चलेगा तो इसका जो आगे जाने वाला एक्सेलरेशन है वो होगा ACM और घूमने वाला जो है वो है अल्फा। तो आपको बोल दिया कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, मतलब क्या होगी? प्योर रोलिंग होगी, और प्योर रोलिंग में क्या होगा? ACM इज इक्वल टू R अल्फा। ये तो हमारी कंडीशन मेरे को स्टार्टिंग से ही दिख रही है ना, एक इक्वेशन तो मेरे पास पहले से तैयार। और कौन सी कंडीशन है मेरे पास? और मैं बताता हूं आपको क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन है मेरे पास, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं चला गया बहुत दूर, मुझे क्या दिखाई देगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या बोलेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, गोल है, चपटा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे क्या दिखाई देगा? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे F फोर्स तो आगे लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है भाई। फिर मैं आ जाऊंगा वापस, और फिर मैं कहां बैठ जाऊंगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, सेंटर में बैठ गया। अब मैं देखूंगा कि एक टॉर्क तो यहां से ऊपर से फोर्स लगा रही है, ठीक है भाई, और नीचे से एक फ्रिक्शन भी घुमाने की कोशिश कर रहा है, यस और नो? तो दोनों चीजें हो रही है मेरे पास, है ना। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है ना, और टॉर्क की डायरेक्शन हमको लिखनी आती है R क्रॉस F करके, है ना। थंब की डायरेक्शन से हम देख लेंगे कि भाई वो पॉजिटिव टॉर्क है या नेगेटिव टॉर्क है, यस और नो? ठीक है भाई, ओके। यूज द जनरल इक्वेशंस, लेट द फ्रिक्शन एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हमने पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन जो पीछे लग रहा है, तो बोलिए नेट फोर्स क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो जब मैं बहुत दूर हूं तो मुझे सिर्फ F फोर्स दिखाई देगी, फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई देगा, और कौन सा एक्सेलरेशन दिखाई देगा? ACM। मुझे अल्फा वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? F नेट इज इक्वल टू मास इनटू ACM। तो बोलो नेट फोर्स क्या है? आगे की तरफ F और पीछे की तरफ FS, फ्रिक्शन फोर्स F माइनस FS इज इक्वल टू मास M इंटू एक्सेलरेशन ACM। हो गया भाई? बोलो, तो ये एक कंडीशन हो गई है मेरे पास। दूसरा क्या होता है मेरे पास? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। नेट टॉर्क निकालते हैं। बोलो, ये है ना सेंटर, इसके अबाउट बॉडी घूम रही है, R क्रॉस F किया, कहां आया? अंदर की। फिर मैंने क्या किया? R क्रॉस F किया, कहां आया? अंदर की तरफ। यानी कि दोनों के दोनों टॉर्क क्या हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में है, तो मैं ऐड कर दूंगा। अगर ऑपोजिट में होते तो क्या करता? मैं फ्रिक्शन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता। ठीक है, ओके। तो बोलिए R क्रॉस F, बोलिए क्या ये R और F परपेंडिकुलर नहीं है? तो RF साइन थीटा हो जाएगा। तो बोलो F फोर्स हो गई और R क्या हो गया? डिस्टेंस। X क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। सही बात है। प्लस, अच्छा ये बोलो यहां से ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R के बराबर, और यहां क्या हो रहा है? FS लग रहा है। बोलो R क्या है? FS। अंदर आया। मुझे बताओ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस इंटू फोर्स लिखना है बस। डिस्टेंस कितना है? R, और फ्रिक्शन कितना है? FS। तो R इंटू F, स्मॉल f बोल दो या FS बोल दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा हो गया। सही है। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है क्या? ACM इज इक्वल टू R अल्फा। तो बोलो ACM की जगह क्या रख देंगे? R अल्फा। तो बोलो M R अल्फा F माइनस FS FX प्लस स्मॉल f इंटू R इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। बोलो अननोन क्या क्या बच गया? यहाँ पे अल्फा और अल्फा है, यहाँ पे FS और FS है ना। ये फ्रिक्शन ही तो है। दो ही तो अननोन थे मेरे पास, दो अननोन थे ना भाई। अब दो अननोन थे तो दो अननोन, दो इक्वेशन हो गई है, दोनों की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास FS की वैल्यू क्या आ गई? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? ये देखिए, FS इज इक्वल टू कैपिटल F इंटू I माइनस MRX डिवाइड बाय I प्लस MR स्क्वायर। याद करो इसको एक तो पहले तो,
क्या आएगा, एफ एस इज इक्वल टू एफ इंटू आई माइनस एम आर एक्स डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ इंटू आई माइनस एम आर एक्स डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। फिर से बोलिए, एफ एस इज इक्वल टू एफ इंटू आई माइनस एम आर एक्स डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। एफ इंटू आई माइनस एम आर एक्स डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। सही है, हो गया यार। ये 3 बार लिख के लाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, एफ फोर्स इज पॉजिटिव। कौन है? आई माइनस एम आर एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिसाइड करेगा। अगर मैं कह दूं कि आई इज ग्रेटर देन एम आर एक्स, आई बड़ा है इससे, यानी कि दिस माइनस दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एफ एस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब एफ एस क्या आ गया? पॉजिटिव। मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी थी फ्रिक्शन की वही सही है, यस और नो? तो फ्रिक्शन इज पॉजिटिव और फ्रिक्शन एक्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं कह दूं आई इज लेस देन एम आर एक्स, आई की वैल्यू एम आर एक्स से कम है, छोटी है, तो क्या होगा? है ना, एफ एक्स विल बी नेगेटिव, यानी कि फ्रिक्शन एक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत है? सही है। अब बताओ एक्स क्या है? सेंटर से डिस्टेंस जहां फोर्स लग रही है। अगर एक्स बहुत ज्यादा हो गया तो बोलो एम आर एक्स में एक्स ज्यादा हो गया, तो बोलो ये क्या हो जाएगा? एक्स ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो सकता है? आर हो सकता है ना? सोच के देखो। सॉरी, बोलो भाई, यहां से मैक्सिमम कितनी दूरी पे एफ लग सकता है भाई? आर डिस्टेंस पे लग सकता है ना? तो बोलो ये क्या हो जाएगा? एम आर इंटू आर, एम आर स्क्वायर हो जाएगा, आई माइनस एम आर। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिस्क का होता था, और सॉरी इसका रिंग का होता था, कितना होता था? एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। क्या x अगर r के बराबर है तो फ्रिक्शन कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग सकता है क्या? किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से ज्यादा होगा क्या? नहीं ना। तो बोलो ये ज्यादा से ज्यादा एम आर स्क्वायर हो सकता है, ये भी ज्यादा से ज्यादा एम आर स्क्वायर हो सकता है। तो बोलो अगर ये वैल्यू r के बराबर हो गई तो बोलो क्या फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सही है, 0 हो जाएगा। फॉर रिंग 0 हो जाएगा, बाकी सब के लिए नेगेटिव हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन लगेगा, बैकवर्ड में नहीं लग पाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना, ओके। अब आप चाहें तो सिंपली इस फॉर्मूले को याद करके भी बढ़िया काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, एक्स क्वेश्चन में गिवन होगा, आई आपको पता है, एफ एस की वैल्यू निकाल लेंगे आप, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया। पॉजिटिव आई है तो बैकवर्ड लग रहा है, नेगेटिव आई है तो फॉरवर्ड। ठीक है ना, ओके। अब ये देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको एक डिस्क दे दी, ठीक है, और उसमें x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है? r/4, मतलब सेंटर से r/4 डिस्टेंस पे वो फोर्स F लग रही है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए कहां आएगी? F इंटू, बोलो I क्या होता है? mr²/2 माइनस mr, x क्या है? r/4, तो mr²/2 माइनस mr²/4 डिवाइड बाय I प्लस mr², जो पॉजिटिव ही रहेगा तो बोलो क्या आया? पॉजिटिव, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। सही है, नेगेटिव आ जाता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। r/2 पे लगाया तो बोलो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शन लगे, ऐसा भी पॉसिबल है कि फ्रिक्शन 0 हो जाए। सोच के देखिए, ये फोर्स 2 काम कर रही है। ये फोर्स क्या कर रही है भाई? 2 काम कर रही है। एक तो आगे चला रही है और ये इस केस में घुमाने की कोशिश भी कर रही है। इसने जो लीनियर एफर्ट लगाया है भाई, लीनियर एफर्ट लगाया ना फोर्स एफ ने, वो क्या प्रोड्यूस करेगा आपके पास? वीसीएम और एसीएम। और इसका जो रोटेशनल एफर्ट है एक्स इंटू एफ, है ना, आर क्रॉस एफ वाला, टॉर्क वाला, वो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? ओमेगा और अल्फा। और अगर ये एक्स की वैल्यू ऐसी हो जाए कि वीसीएम आर ओमेगा के बराबर हो जाए, मतलब इसी फोर्स का जो रोटेशनल एफर्ट है
और इस फोर्स का जो लीनियर एफर्ट है वो क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो अपने आप ही VCM इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। पहले क्या हो रहा था, मैंने फोर्स लगा दिया बहुत नजदीक पॉइंट पे, फोर्स बहुत नजदीक पॉइंट पे लगा दिया तो ये सेंटर के ज्यादा नजदीक हो गया। अगर ये यहां लगता तो ये घुमाता भी और चलाता भी। अब मैं कह रहा हूं यहां पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ चला रहा है, तो इसका चलाने वाला एफर्ट हो गया ज्यादा, फ्रिक्शन है बहुत ज्यादा, तो घुमाने वाला भी कोई चाहिए, और वो कौन होगा, फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ये फोर्स ही ऐसे लग रही है कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, बोलिए। प्योर रोलिंग हो जाएगी विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है भाई, और वो कब हो सकती है, I इज इक्वल टू MRX। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ लेगा क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट प्योर रोलिंग टेक्स प्लेस एंड फ्रिक्शन इज 0। x इज इक्वल टू I बाय MR। अरे MRX इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या करना है अपने को, तो x की वैल्यू कितनी होने आए। क्वेश्चन और तरीके से पूछ सकता है, और बताता हूं, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन है ही नहीं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोर्स F फ्रॉम सेंटर सो दैट प्योर रोलिंग टेक्स प्लेस, x इज इक्वल टू I बाय MR। अरे भाई, जब ये x इसके बराबर होता है तो फ्रिक्शन नहीं लगता ना, क्वेश्चन में बोल दिया फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन तो लग ही नहीं सकता। अब वो कह रहा है फ्रिक्शन नहीं है फिर भी प्योर रोलिंग होनी चाहिए, मैं कहता हूं वही तो केस हो गया कि फ्रिक्शन 0 है और प्योर रोलिंग हो रही है, कब होती है, x इज इक्वल टू I बाय MR, जब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगी। क्वेश्चन में गिवन भी है फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो इसको 0 कर दो, I इज इक्वल टू MR, x इज इक्वल टू I बाय MR, है ना। तो ये क्वेश्चन रैंक डिसाइडिंग हो सकता है नीट में भैया, ठीक है ना, क्लियर भाई। I इज इक्वल टू MRX करेंगे, ये F इंटू आई माइनस MRX डिवाइड बाय I प्लस MR हो गया ना। अब देखो ये वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ये आपको डिस्क, सॉरी ये आपको डिस्क दे दिया, ठीक है, ऐसे ही होलोस्फीयर दे दिया, ऐसे ही कुछ 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 दे देगा, आपको बस यहाँ पे I और X की वैल्यू रखनी है और फ्रिक्शन की वैल्यू और डायरेक्शन निकालनी है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ओके ओके, अरे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू ही पुट कर रखी है, और पिछले क्वेश्चन में बोला हुआ था यहाँ पे होलोस्फीयर दे रखा है, तो क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर डिस्क है और x की वैल्यू कितनी हो जाए, r/2, क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल टू 0, तो Fs इक्वल टू 0, यानी कि फ्रिक्शन डिस्क विल परफॉर्म प्योर रोलिंग इवन विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। अगर x की वैल्यू r/2 से कम हो जाती है तो फ्रिक्शन पॉजिटिव आ गया, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, r/2 से बड़ा आ गया यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। सॉलिड स्फीयर बॉडी दे दिया आपको, फिर बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x सो दैट बॉडी परफॉर्म्स प्योर रोलिंग इवन विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की एब्सेंस में भी प्योर रोलिंग हो जाए। फ्रिक्शन 0, I इज इक्वल टू MRX, I इज इक्वल टू 2r/5। आ गया आंसर, है क्वेश्चन में कुछ, सिंपल है, ठीक है, यहां तक आप कर लेंगे, ठीक है ना। आई सी यू टुमारो, बहुत ज्यादा काम नहीं है ना, ठीक है, मॉड्यूल अपना कंप्लीट कर लेंगे आप लोग।